अभी का जो क्वेश्चन है, गांधी जी अंत का एहसास करने के लिए साधनों की शुद्धता पर जोर क्यों देता है। ठीक। यहाँ में क्या मतलब हम लोग को पढ़ना है, गांधी जी के बारे में पढ़ना है। और वो किसके बारे में पढ़ना है कि अंत का एहसास, किसका एहसास, अंत का एहसास करने के लिए, समझिएगा बात को, के लिए साधनों की शुद्धता पर क्यों जोर देता है, यानी साधन क्या है उसकी शुद्धता पर क्यों जोर देता है, इसके बारे में आपको यहाँ पे क्या करना है, बताना है। ठीक, याद रखोगे यहाँ पे। और इससे पहले आपको एक और चीज यहाँ पे बता देते हैं कि आप अगर कोई भी क्वेश्चंस का एग्जाम में लिखते हो, है ना, अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन होता है तो आप उसको क्वेश्चन का क्या करिएगा, फॉर्मेटिंग कर दीजिएगा, है ना। सबसे पहले फॉर्मेटिंग करके लिखना है परिचय, उसके बाद उसका एक मुख्य भाग लिखना है, और फिर आपको लास्ट में क्या लिखना है, उसका निष्कर्ष लिखना है। जो मैं आपको हर बार बताता हूँ इसको आप जरूर फॉलो करके रखिएगा, इसको याद रखना है जब एग्जाम टाइम में आप लिखते होंगे, है ना। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, अब हम इसको क्या करते हैं, एक परिचय लिखते हैं। देखो परिचय में क्या लिखना है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है ना उसी के बारे में आपको बता देना है। तो महात्मा गांधी नैतिक और राजनीतिक दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पक्ष क्या था, साध्य और शासन का, है ना। ये जो राजनीतिक दर्शन का जो सबसे इंपॉर्टेंट और क्रांतिकारी पक्ष मानता है वो किसको मानता है, साधन, और किसको मानता है बताइए जरा, वो मानता है, सॉरी यहाँ पे साध्य लिखते हैं, साध्य और साधन को मानते हैं। और ये क्या बोलते हैं कि ये अभिन्नता, यानी कि अभिन्न अंग है ना, क्या मानता है, ये अभिन्न अंग है। गांधी जी का दृढ़ विश्वास था कि हमारा, देखो, हमारा लक्ष्य साध्य कितना भी महान क्यों ना हो उसे प्राप्त करने के लिए अपनाए गए तरीके अनिवार्य रूप से शुद्ध और अहिंसक होने चाहिए। देखो, मतलब हम कोई भी चीज जब प्राप्त करना चाहते हैं तो आपका जो साध्य है, लक्ष्य है, वो कोई भी लक्ष्य हो यानी कि साध्य हो, आप जो चीज आप प्राप्त करना चाहते हो, है ना, उसी को लक्ष्य मानिए, है ना। तो उसको प्राप्त करने के लिए जो हम लोग साधन अपनाते हैं, जो तरीका अपनाते हैं, वो क्या होना चाहिए, वो शुद्ध होना चाहिए, क्या होना चाहिए, शुद्ध और, शुद्ध और क्या होना चाहिए, मतलब अहिंसक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, शुद्ध और अहिंसक। जिसको जैसे लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हम जो चीजें अपनाएंगे, जो तरीका अपनाएंगे, वो क्या होना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए और साथ में शुद्ध होना चाहिए। उनके अनुसार साध्य और साधन के बीच वही संबंध है जो वृक्ष और बीज और वृक्ष के बीच में होता है। देखो दोनों का तुलना करते हैं किसके बीच में, ये दोनों का बीच में तुलना किससे कराया जाता है, वृक्ष के द्वारा कराया जाता है। जैसे कि बीज और वृक्ष में जो मतलब संकेत यानी संबंध है ना, वही संबंध किसके बीच में है, साध्य और साधन के बीच में। तो इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए हम क्या करते हैं, इस प्रश्न का उत्तर यह समझने में मदद करता है कि क्यों गांधी जी परिणामों की तुलना में प्रक्रिया की शुचिता को अधिक महत्व देता था। यानी कि हम लोग जो भी कार्य करेंगे तो कार्यों को, मतलब जो भी हम लोग कार्य करते हैं वो कार्य में किसका इंपॉर्टेंस ज्यादा देना है, सुनो समझोगे यहाँ पे, मतलब परिणाम का चिंता नहीं करना है। आप जो भी कार्य करते हैं उसका फल अवश्य आपको मिलेगा, उसकी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उस पे आपको क्या करना है, ज्यादा जोर नहीं देना है। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने विचार पर ध्यान देना चाहिए, अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, बाकी आपको जो उसका फल है अवश्य मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पे ये चीज आप याद रखिएगा। अब आते हैं इसका मुख्य भाग में, आपको क्या लिखना है, मुख्य भाग में लिखना है कि गांधी जी द्वारा साधनों की शुद्धता पर जोर देने के लिए बहुत सारे कारण बताए थे, आखिर वो कारण क्या क्या थे, इसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उसके जो मतलब शुद्धता पर जोर देने के लिए क्यों कहता था, इसके विषय में हम लोग क्या करना है, समझना है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है साध्य और साधन, साध्य और साधन की अविभाज्यता। अविभाज्यता मतलब जिसको हम लोग विभाज्य नहीं कर सकते हैं। ठीक, उसके बारे में यहाँ पे है। तो गांधी जी ने पश्चिमी राजनीतिक विचार को, जैसे कि मैकियावली के उस सिद्धांत को पूरी तरह से खारिज कर देता है जिसमें साध्य और साधनों को न्यायोचित ठहराता है। यानी कि क्या करता है, उसको न्यायोचित ठहराता है, उसको मतलब जो है एंड ऑफ जस्टिस यानी जिसको बताता है ना। अब इसकी तुलना मतलब देखो, एक जो क्या नाम है उसका, मैकियावेली, जो जो पश्चिमी विचारक है, राजनीतिक विचारक है, उसके बाद को ये पूरा पूरा क्या कर देते हैं, ठुकरा देते हैं। उसके बाद इसकी तुलना किसके बीच में तर्क किया जाता है, बीज और वृक्ष के बीच में क्या करा जाता है यहाँ पे,
क्या करता है वहां पे उसको जो तुलना करके वो समझाया जाता है, तर्क दिया जाता है। तो गांधी जी का क्या तर्क था, यदि हम बबूल का वृक्ष बोएंगे तो हमें आम का फल नहीं मिल सकता है। ये सही बात है, हम जिसका बीज बोएंगे उसी का हमको क्या मिलेगा, फल मिलेगा। सपोज करिए कि हम अगर आम का बीज लगाएंगे, है ना, किसका बीज लगाएंगे, आम का बीज लगाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, आम का बीज लगाएंगे तो हमें आम ही मिलेगा। आप कहोगे वहां पे बेर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। तो उसी तरह से यदि हमारे साधन हिंसक होगा, यानी कि जैसे मान लेते हैं कि हम लोग कोई लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, कोई चीज हम लोग हासिल करना चाहते हैं, और उसको हासिल करने के लिए जो साधन अपना रहे हैं वो क्या है, अहिंसक है। मतलब तरीका क्या है, अहिंसक है। तो हम लोग को जो अहिंसक और अनैतिक है, तो उसका परिणाम भी जो हम लोग को मिलेगा वो शांतिपूर्ण और नैतिक कभी नहीं होगा, मतलब वो क्या है, अलग हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे ये चीज यहाँ पे क्या करते हैं, समझाते हैं। तो देखो, यानी कि वृक्ष और बीज के बीच में अगर तुलना करते हैं तो इस तरह से वो क्या करते हैं, बताते हैं। ठीक, याद रखोगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्या है, अविभाज्य संबंध। अब ये दोनों में अविभाज्य संबंध क्या है, तो साध्य साधन के गर्भ से ही निकलता है, साधन साध्य का ही एक क्या प्रारंभ रूप है ना। साध्य जो है वो साधन के गर्भ से ही निकलता है, और साधन साध्य का ही एक पहला रूप यहाँ पे होता है। तो हमको लगता है यहाँ पे इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। यानी कि हमको जो भी लक्ष्य प्राप्त करना होगा उसके लिए हमको जो साध्य होगा, यानी कि सॉरी, जो हमको लक्ष्य प्राप्त करना है उसमें जो हम लोग साधन अपनाएंगे वो क्या होना चाहिए, नैतिक और कैसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। यानी जैसा हम बोएंगे वैसा चीज हमें मिलेगा, यानी कि जैसी करनी वैसी भरनी वाला यहाँ पे लाइन आ जाता है। ठीक है, आपको यहाँ पे ये चीज याद रखना है। उसके बाद आते हैं अनैतिक साधनों के दीर्घकालिक परिणाम। अब जैसे मान लेते हैं साधन हम आते अनैतिक अपनाते हैं, यानी कि अनैतिक साधन, अब तो उसका क्या होगा, बाद में उसका परिणाम क्या निकलेगा, अनैतिक साधन। अगर मान लेते हैं इसको, अगर अपना लेते हैं हम लोग कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, कोई भी साध्य प्राप्त करने के लिए, तो उसका परिणाम क्या होगा, दीर्घकालिक। तो गांधी जी का मानना था कि हिंसा या फिर छल कपट से जो प्राप्त की गई सफलता है वो क्षणिक होती है। मतलब इससे जो भी प्राप्त होने वाली जो सफलता है ना वो क्या होगा, क्षणिक, यानी कि क्षण भर के लिए होगा। मतलब आपको 2 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल आपको सही खुशी देगी, लेकिन बाद में वो क्या हो जाएगा, वो मतलब नष्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, समझो यहाँ पे बहुत गहरी बात लिखी हुई है। अहिंसक समाज की नींव, यदि हम हिंसा के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं तो उस स्वतंत्रता की रक्षा केवल हिंसा से ही की जा सकेगी। यानी कि जिस तरह से हम मान लेते हैं कि अपने आप को क्या स्वतंत्र कर लेंगे, और किसके द्वारा करेंगे, हिंसा के द्वारा करेंगे। ये हिंसा से जो हमें मान लेते हैं कि ये हिंसा है, इसके द्वारा हमें मिल गई कौन सी, स्वतंत्रता, यानी कि आजादी मिल गई। ठीक है, अब जब इससे हमको स्वतंत्रता मिल गई, अब इसका जो रक्षा हम लोग कर पाएंगे वो किसके द्वारा करा जाएगा, वो भी हिंसा के द्वारा ही करा जाएगा। मतलब जैसा चीज से हमको वो चीज मिला है उसको रखने के लिए भी हमको ऐसा चीज करना पड़ेगा। इससे समाज में घृणा और प्रतिशोध का चक्र कभी समाप्त नहीं होगा। लेकिन इससे अगर इस तरह से हम लोग अगर कोई भी चीजें लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, कोई भी चीज हासिल कर लेते हैं, तो वो कभी भी मतलब सही नहीं होगा, बल्कि वो जो है ना एक चक्र के रूप में हो जाएगा, यानी लूप में चल जाएगा। एक जो पक्ष होगा वो अपना मतलब कि हिंसा करके दूसरी चीज को हासिल करेगा, फिर सामने वाला भी उसको दूसरे से मतलब कि अपना अ, हिंसा से ही उसको भी प्राप्त करना चाहेगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, ये हम लोग का समाज जो है घृणा और प्रतिशोध की चक्र में मतलब घुस जाएगा। उसके बाद आता है लोकतंत्र की रक्षा। लोकतंत्र की रक्षा कैसा होगा, तो शुद्ध साधनों से ही प्राप्त लक्ष्य ही अस्थायी और मानवीय होता है। यानी कि जो हम जो साध्य प्राप्त करेंगे, वो जो साध्य होगा वो कैसा होगा, शुद्ध होगा, और उससे जो हमको प्राप्त होने वाली जो लक्ष्य होगी वो अस्थायी होगी। क्या होगी वो क्या होगा, अस्थायी होगा। और अनैतिक समाज साधन समाज की नैतिक संरचना को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। जो नैतिक समाज को में अगर मान लेते हैं अनैतिक तरह से कोई भी चीज हासिल करते हैं तो उसको क्या कर देगा, उसकी नैतिकता को खत्म कर देगी। ये चीज हम लोग को क्या करना है, याद रखना है। चलिए ये हम मेरे ख्याल से ये पॉइंट भी आपको अच्छा से समझ में आएगा। अगर समझ में आ जाए ना भाई तो एक बार इसको लाइक जरूर कर देना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, और अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर भी कर दो। बस इतना तो हम आपसे उम्मीद कर ही सकते हैं। अगला देखिए, अगला क्या बोलता है कि साधन हमारे क्या है, अधिकार में है। साधन हमारे अधिकार में है, किसमें है, हमारे अधिकार में है, लेकिन साध्य नहीं है। साध्य हमारे अधिकार में नहीं है। चलिए समझिए इसका मतलब क्या होता है।
तो ये गांधी जी का सबसे व्यवहारिक तर्क था, है ना। ये जो मतलब तर्क दिया है कि साधन हमारे क्या अधिकार में है लेकिन साध्य नहीं है, तो ये जो तर्क है ना गांधी जी का सबसे व्यवहारिक तर्क था। तो सबसे पहले कर्म पर तर्क देते हैं। किस पर तर्क देते हैं? कर्म। अब सुनो समझो किस पे मतलब कैसे तर्क देते हैं। कर्म पर तर्क देंगे, ठीक है, समझो। तो देखो, तो गीता के निष्काम कर्म से प्रेरित होकर के गांधी जी कहते थे कि परिणाम हमारे नियंत्रण में नहीं है लेकिन साधन जो तरीका है पूरी तरह से हमारे हाथ में है। देखो मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब क्या हो गया कि कर्म पर तर्क देते हुए क्या कहते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं ना, जो भी कर रहे हैं, जो भी करते हैं या फिर कर रहे हैं, उसमें क्या होने वाला है किसी को कुछ भी नहीं पता है। यानी कि कल क्या होगा किसी को कुछ भी मालूम नहीं है, मतलब आगे कुछ भी हो सकता है। ठीक, ये हमारे हाथ पर नहीं है, मतलब हम लोग के साथ में नहीं है। लेकिन जो हम कर रहे हैं यानी कि क्या करना है कल के लिए, जैसे सपोज करिए कि आप अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपना पढ़ाई कर रहे हो। ठीक, अब पढ़ाई करने के बाद आपको क्या हासिल होगा, आप जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, या फिर कोई आप अधिकारी बनोगे, टीचर बनोगे, क्या बनोगे, अभी आपके हाथ में नहीं है। लेकिन ये क्या हो गया, आपका साध्य हो गया। साध्य आपका हाथ में नहीं है लेकिन आपका क्या है बोला तो कर्म, यानी कि जो आप काम कर रहे हो आप, यानी कि आपका क्या साधन क्या है आपके हाथ में है। यानी कि आपको इस टाइम में क्या करना है, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है। ये किससे प्रेरित होकर के बोलते हैं, तो ये भागवत गीता से प्रेरित होकर के बोलते हैं। कौन बोलते हैं? भागवत गीता से। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा, भागवत गीता से प्रेरित होकर के बोलते हैं। यानी पूरा पूरा से बोलता है कि कर्म से प्रेरित होकर गांधी जी कहते थे कि परिणाम हमारे नियंत्रण में नहीं है लेकिन साधन यानी कि जो तरीका है पूरी तरह से हमारे हाथ में है। इसलिए हम लोग को जो भी करना चाहिए वो शुद्ध और क्या होना चाहिए, नैतिक रूप से होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे और एक चीज बताते हैं, आत्मशुद्धि। क्या बोलते हैं? आत्मशुद्धि। आत्मशुद्धि, चलिए देखिए, आत्मशुद्धि में क्या चीज बताते हैं कि यदि हमारे साधन शुद्ध हैं तो हम असफल होने पर भी नैतिक रूप से पराजित नहीं होते हैं। मतलब अगर हम लोग साधन, जो भी चीजें हम लोग लक्ष्य हासिल करने के लिए जो तरीका अपना रहे हैं वो सही सही है, नैतिक रूप से है, तो अगर मान लेते हैं हम असफल भी होते हैं ना तो वो नैतिक रूप से कभी पराजित नहीं होते हैं। सत्य के प्रति निष्ठा ही वास्तविक विजय है। यानी कि सत्य के प्रति अगर निष्ठा रखते हैं हम लोग तो वही हम लोग के लिए क्या होगा, विजय यानी कि जीत होगी। ये चीज आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखो, एक और लाइन यहाँ पे आ जाएगा 4 नंबर में जिसको हम लोग बोलेंगे मानवीय गरिमा और सत्य। मानवीय गरिमा और सत्य, इसमें गांधी जी के क्या विचार है समझो यहाँ पे। तो गांधी जी ने सत्य ही ईश्वर था, मतलब वो कहते थे, क्या कहते थे कि सत्य ही क्या है, ईश्वर है। और झूठ छल या हिंसा का उपयोग करना सत्य को नकारने के समान है। मतलब झूठ छल और हिंसा का अगर हम लोग उपयोग करते हैं कोई भी चीज को प्राप्त करने के लिए तो वो सत्य को नकारने के समान होते हैं। ठीक, भगवान को नकारने के समय होते हैं। साध्य की प्राप्ति के लिए अनैतिक साधनों का प्रयोग मनुष्य की गरिमा को कम करता है और उसे पशुवत बना देता है। यानी कि अगर मान लेते हैं आप कोई भी चीज को हासिल करने के लिए अगर अनैतिक साधनों का इस्तेमाल करते हैं तो जो मनुष्य है ना, जो मनुष्य की गरिमा है उसकी गरिमा को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। मनुष्य की गरिमा को नष्ट कर देता है ना। और उसका मतलब जो उसको क्या चीज की तरह बना देता है, पशुवत बना देता है, पशुओं की तरह उसका व्यवहार कर देता है। ठीक, याद रखिएगा यहाँ पे। अब इसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, जैसे ये तो हम लोग पूरा बता दिए मुख्य भाग में, और कुछ कुछ जो विचारक होगा उसके विचार थोड़ा सा जानना जरूरी है। आप आंसर में इसको जरूर ऐड करिएगा। तो वे क्या करते थे, गांधी जी क्या करते थे कि साधन चाहे जो भी हो साध्य तो मिलना ही है। साधन जो भी हो साध्य मिले। मैं कहता हूँ कि साध्य और साधन एक ही सिक्के के दो पहलू है। हम जैसे साधन अपनाएंगे वैसा ही हमको क्या मिलेगा, साध्य मिलेगा। यानी जो साधन के द्वारा हम साध्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो जैसा हम लोग मतलब कि लाएंगे उसी तरह से हम लोग को मिलेगा भी। मतलब कहने का मतलब वही हुआ, जो बोओगे वही पाओगे। ठीक, याद रखना है। उसके बाद मेकियावली बनाम गांधी जी, क्या है दोनों में। तो मेकियावली ने कहा कि सत्ता राज्य को सत्ता बनाए रखने के लिए किसी भी अनैतिक साधन का उपयोग करना चाहिए। किसी भी क्या करना चाहिए बोलो तो साधन का उपयोग करना चाहिए। वही गांधी जी राजनीति में नैतिकता को सर्वोपरि स्थान देता है। किसको सबसे इंपॉर्टेंट स्थान देता है, नैतिकता को। उसी तरह से एक और व्यक्ति जिसका नाम है भिखू पारेख, क्या बोलते हैं, उनके अनुसार गांधी जी ने राजनीति का अध्यात्म किरण
किया है, उन्होंने साध्य और साधन के बीच द्वंद्ववाद को समाप्त करके सिद्ध किया कि नैतिकता व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि वह राजनीतिक सफलता का भी अनिवार्य शर्त हो जाता है। मतलब इस तरह से वो क्या करते हैं, यहाँ पे अलग अलग व्यक्तियों का निष्कर्ष यहाँ पे जो है विचार होते हैं। फिर लास्ट में आपको क्या करना है, एक निष्कर्ष देना है जिसमें हम बताते हैं। तो गांधी जी साधनों को शुद्धता पर जोर देने का केवल धार्मिक आदर्श नहीं था, बल्कि एक गहरी राजनीतिक दूरदर्शिता थी। वे जानते थे कि अशुद्ध साधनों से जो प्राप्त स्वराज केवल सत्ता का परिवर्तन होगा, हृदय का नहीं होगा। उसके लिए साध्य और साधन एक दूसरे के पूरक थे, और शुद्ध साधनों के बिना साध्य की प्राप्ति संभव नहीं है। यदि यदि यह प्राप्त हो भी जाए तो मानवता के कल्याण के लिए उपयोगी नहीं होगी, बल्कि वो क्या होगा, जैसे अहिंसा से हम लोग जो भी चीज प्राप्त करेंगे तो वो हमें बाद में अहिंसा ही मिलेगा, है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सभी क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे दीजिएगा। आप क्वेश्चन समझिएगा, उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन देना है, फिर उसका मुख्य भाग में जो जो बातें इंपॉर्टेंट लगता है वो उसको लिखना है, और लास्ट में छोटा सा निष्कर्ष जरूर ऐड करिएगा। उम्मीद करता है यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है,